अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी। एनाटमी और हिस्टोलॉजी पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ से पढ़ेंगे। सही। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टिंग जोन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन क्या होता है? सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, पर गैस एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होती। सही है, इसलिए कहते हैं कंडक्टिंग जोन। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है? गैस एक्सचेंज होती है। सही है, तो इस वजह से कहते हैं इसको रेस्पिरेटरी जोन। अब कंडक्टिंग जोन को हम एनाटॉमिक डेड स्पेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गैस एक्सचेंज नहीं होती। सही है। कंडक्टिंग जोन का काम याद रखिएगा। एक तो एयर को कंडक्ट करता है, दूसरा एयर को वार्म करता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और तीसरा जो होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। ह्यूमिडिफाई करेगा तो एयर मतलब ड्राई एल्विलाई तक नहीं जाएगी। अगर ड्राई जाएगी तो वो डैमेज करवा सकती है हमारे एल्विलाई को। अभी हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी जो होती है इसमें एपिथेलियम सबसे पहले आता है। एपिथेलियम में कौन सा एपिथेलियम होता है? इसमें कंडक्टिंग जोन में सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होता है। सही है। नोज से लेकर ट्रेकिया से लेकर ट्रेकिया, उसके बाद आता है ब्रोंकाई, उसके बाद जो होता है ब्रोंक्योल। सही है, ब्रोंक्योल तक सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होता है और उसके साथ गोबलेट सेल होते हैं। अब गोबलेट सेल क्या करते हैं? गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब अगर कोई भी मतलब जैसे फॉरेन पार्टिकल आ जाए या कोई टॉक्सिन आ जाए तो वो गोबलेट सेल उसको ट्रैप कर लेते हैं। सही है, ट्रैप करेंगे तो ताकि जो म्यूकोसिलरी स्केलेटर होता है, ताकि उसको जो हम बाहर फेंक दें, बाहर की तरफ मूव करवाते हैं। आखिर में आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में होता है सिंपल सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसमें सिंपल सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है और उसके साथ क्लब सेल होते हैं। क्लब सेल का मैंने आपको फंक्शन बता दिया था। क्लब सेल का फंक्शन होता है, पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, दूसरा एज ए स्टेम सेल काम करते हैं, कोई भी इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए। सही है, ये इसके क्लब सेल के काम होते हैं। एपिथेलियम याद रखिएगा, ट्रेकिया से लेकर ब्रोंक्योल तक सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होता है, और आखिर में होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में होता है सिंपल सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, और ऊपर जो होते हैं गोबलेट सेल होते हैं, और नीचे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्लब सेल होते हैं। सही है। उसके बाद आता है स्मूथ मसल की लेयर दोनों में होती है। मतलब कंडक्टिंग जोन पूरे में स्मूथ मसल की लेयर होती है। एपिथेलियम के बाद स्मूथ मसल की लेयर आती है। अच्छा, उसके बाद होता है कार्टिलेज जो होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होता, बाकी पूरे कंडक्टिंग जोन में होता है, ब्रोंक्यूल तक होता है। सही है, रिवाइज करते हैं। कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले नोज़, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन होता है, जिसमें एयर सिर्फ कंडक्ट होती है, एक्सचेंज नहीं होती। एयर कंडक्ट होती है, एयर वार्म होती है, एयर का ह्यूमिडिफाई होती है। एपिथेलियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऊपर जो होता है सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होता है, टर्मिनल उसके साथ गोबलेट सेल होते हैं, गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और नीचे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सिंपल सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, जिसके साथ क्लब सेल होते हैं। सही है। उसके बाद लेयर आती है स्मूथ मसल की। सही है। उसके बाद कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होता, बाकी कंडक्टिंग जोन पूरे में होता है, ब्रोंक्यूल तक। सही है। अब म्यूकोसिलरी स्केलेटर के बारे में लिखा हुआ है। म्यूकोसिलरी स्केलेटर जैसे सीलिया ये इसमें एपिथेलियम में होते हैं, वो जिसे बीट करते हैं उसी को हम कहते हैं म्यूकोसिलरी स्केलेटर। वो क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसको ट्रैप करके बाहर की तरफ मूव करते हैं, ताकि बाहर की तरफ उसको फेंक सकें। इसको कहते हैं
जैसे डेब्रिस कोई आ जाए, कुछ भी आ जाए, फॉरेन पार्टिकल या कोई टॉक्सिन, तो ये म्यूकोसिलरी स्केलेटर उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। सही है। इसके क्लिनिकल पॉइंट है कर्टा जेनर सिंड्रोम। अब कर्टा जेनर सिंड्रोम में क्या होता है, ये सीलिया जो होते हैं सही से काम नहीं करते। सही है। इसका एक ट्रायड आपको याद होना चाहिए। एक तो होता है साइटस इन्वर्टस, क्रोनिक साइनोसाइटिस, और तीसरा होता है, एक सेकंड, अच्छा, तीसरा होता है ब्रोंकिक्टेसिस। सही है। कर्टाजेनर सिंड्रोम, जिसको हम प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया भी कहते हैं, इसमें साइटस इन्वर्टस होता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकिक्टेसिस होता है। ये इसका क्लिनिकल पॉइंट है। सही है। कर्टाजेनर सिंड्रोम में म्यूकोसिलरी स्केलेटर सही से काम नहीं कर पाता। सही है। अब उसके बाद मैंने स्मूथ मसल की लेयर यहाँ पे होती है एपिथेलियम के बाद, इसका भी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है। सही है। तो जैसे अस्थमा, किसी को भी अस्थमा हो तो उसमें ये स्मूथ मसल ही जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है। उसकी वजह से सारे वीजेस आते हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, पूरा मतलब ये अस्थमा इसी से रिलेटेड है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं फर्स्ट एड में। मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस मीडियम साइज ब्रोंकाई में होता है। सही है। और मैक्सिमम एयरवे टर्बुलेंस ट्रेकिया में होता है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, क्यों डिवाइड किया हुआ है कंडक्टिंग जोन या रेस्पिरेटरी जोन? क्योंकि कंडक्टिंग जोन में एयर सिर्फ कंडक्ट होती है, एक्सचेंज नहीं होती। रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज होती है। सही है। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल लिखा हुआ है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से शुरू नहीं होता, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्विलाई तक पूरा जो होता है रेस्पिरेटरी जोन होता है, जिसमें एयर जो होते हैं गैस की एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की जो होती है हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। उसमें एपिथेलियम कौन सा होता है? सिंपल क्यूबाइडल या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। नोट दिस पॉइंट कि यहाँ पे सीलिया नहीं होते। सही है। सिंपल क्यूबाइडल या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अच्छा, स्मूथ मसल यहाँ पे जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा होता है, दूर दूर पड़ा होता है, तो मतलब एक एपिथेलियम, एक हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है एल्विलर सेक। एल्विलर सेक में क्या होता है? टाइप 1 न्यूमोसाइट, जो कि 97% ऑफ दी सरफेस को कवर करती हैं। बाकी 3% जो होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट, जिसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया। 2 फंक्शन होते हैं, एक तो सर्फेक्टेंट रिलीज़ करता है, दूसरा एजेस्टेम से होता है। टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में रीजनरेट हो सकता है। उसके बाद एल्विलर मैक्रोफेजेस भी होते हैं। एल्विलर मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोस करते हैं, कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई जैसे गोबलेट सेल उसको ट्रैप ना कर पाए, म्यूकोसिलरी स्केलेटर भी फेल हो जाए, क्लब सेल भी फेल हो जाएं। सही है। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो नीचे भी एल्विलर मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, जिसको वो फेगोसाइटोस कर लेते हैं। अच्छा, ये पूरा जो एल्विलाई होता है सराउंड करता है, कैपिलरीज इसको सराउंड करती हैं। सही है। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी जोन। अच्छा, हम अब लंग के बारे में पढ़ेंगे। लंग, जो राइट लंग होता है, इसके 3 लोब होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि राइट साइड 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, जिसको हम लोबार ब्रोंकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब होते हैं। राइट लंग में होता है अपर लोब, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब एंड राइट लोअर लोब, जो कि मतलब एक फिशर होता है। सही है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरा होता है ओब्लिक फिशर, जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद आता है लेफ़्ट लंग। लेफ़्ट लंग जो होता है एक
लेफ़्ट अपर लोब में डिवाइड होता है, लेफ़्ट लोअर लोब में डिवाइड होता है। यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट लंग में एक सिर्फ ओब्लिक फिशर ही होता है जो लोब में डिवाइड करता है दो लोब्स में। अच्छा, लेफ़्ट लंग में होता है, लेफ़्ट लंग में जो होती है मिडिल लोब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है कि हार्ट जो होती है लेफ़्ट साइड होती है, सही है। तो मिडिल लोब का जो पोर्शन होता है वो हार्ट ही एक्वायर कर लेती है, सही है। यहाँ पे जो होता है मिडिल लोब को रिप्रेजेंट करने वाला एक लिंगुला शेप होता है, टंग शेप मतलब होता है, एक प्रोजेक्शन होती है लंग की, लेफ़्ट लंग की, तो जिसको हम कहते हैं लिंगुला, जो हम कह सकते हैं होमोलोगस जो राइट मिडिल लोब होती है। अच्छा, ब्रोंकाई जो होते हैं मैंने आपको बता दिया कि राइट साइडेड जो होते हैं, राइट साइड 3 लोब में डिवाइड होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात कर रहा हूँ, और लेफ़्ट साइड 2 लोब में डिवाइड होते हैं। अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है, जब ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया जब डिवाइड होता है ना, उस पॉइंट को जहाँ से डिवाइड होता है ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में, उस पॉइंट को हम कराइना कहते हैं, सही है, कराइना। अच्छा, कराइना का यहाँ पे फर्स्ट एड में लिखा हुआ है रिलेशन, फर्स्ट एड में ये लिखा हुआ है कि कराइना इज़ पोस्टीरियर टू असेंडिंग एओर्टा एंड एंटीरियर टू डिसेंडिंग एओर्टा, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, जो राइट साइड के जो ब्रोंकाई होते हैं ना, ज़्यादा वाइडर होते हैं और जो होते हैं मोर वर्टिकल होते हैं, और लेफ़्ट साइड थोड़े से हॉरिजेंटल होते हैं। अगर कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल बाय मिस्टेक एस्पायरेट कोई कर ले तो उसको जो होता है मोस्ट कॉमनली राइट साइड लंग में ही वो जाते हैं। अब क्यों जाते हैं? क्योंकि राइट ब्रोंकाई जो होता है थोड़ा सा वाइड होता है, शॉर्टर होता है और वर्टिकल होता है, तो इस वजह से मतलब राइट ब्रोंकाई में ही जाता है। कुछ पोजीशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट लोब जो राइट लंग जो होता है 3 लोब्स में डिवाइड है, अपर मिडिल लोअर। कौन से लोब में जाएगा वो फॉरेन पार्टिकल डिपेंड करता है हम किस पोजीशन में वो फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन हमारी हो रही है। अगर हम अपराइट पोजीशन में हैं, अपराइट हम खड़े हुए हैं, तो लोअर लोब में जाएगी, ठीक है। अगर हम सुपाइन पोजीशन में हैं या प्रोन पोजीशन में हैं, अगर हम सुपाइन पोजीशन में हैं तब भी लोअर लोब में जाएगी, सही है। अगर हम प्रोन हैं, उल्टे लेटे हुए हैं, या फिर राइट लेटरल पोजीशन में, तब अपर लोब में जाएगी, सही है। याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। अगर हम अपराइट हैं, खड़े हुए हैं, तब लोअर लोब में जाएगी। अगर हम सुपाइन लेटे हुए हैं तब भी अपर लोब में जाए, सॉरी, अब अगर हम अपराइट हैं तब लोअर लोब में जाएगी। अगर हम सुपाइन लेटे हुए हैं तब भी लोअर लोब में जाएगी। अगर हम प्रोन पोजीशन उल्टे लेटे हुए हैं या फिर लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में हैं तब अपर लोब में जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बुक से पढ़ते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्री लार्ज एयरवे कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। मैंने आपको बताया कंडक्टिंग जोन जो होता है सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, नोज से लेकर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल तक होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। एयरवे रेजिस्टेंस हाईएस्ट इन लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई, ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिए। मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस मीडियम साइज ब्रोंकाई में होता है। स्मॉल एयरवे कंसिस्ट ऑफ ब्रोंक्यूल दैट फर्दर डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो स्मॉल एयरवे होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही कंडक्टिंग जोन होता है, सही है। इसका फंक्शन का क्या होता है? एक तो एयर को वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, फिल्टर करता है एयर को, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जहाँ पे नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस, सही है।
कार्टिलेज एंड गोबलेट सेल एक्सचेंड टू एंड ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तक गोबलेट सेल भी होंगे, कार्टिलेज भी होगा। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जो होता है क्लब सेल होते हैं पर कार्टिलेज नहीं होता। सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनर सेल्स प्राइमरली मेक एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकाई तक ये एपिथेलियम होता है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसमें जो होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशन होती है उसकी। क्लियर म्यूकस एंड डेब्रिस फ्रॉम लंग्स, म्यूकोसिलरी स्केलेटर, म्यूकोसिलरी स्केलेटर यानी कि जो सीलिया कंडक्टिंग जोन में हैं वो जब बीट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कोई भी म्यूकस को, डेब्रिस को, उसकी मूवमेंट को ही हम कहते हैं म्यूकोसिलरी स्केलेटर। इसका एक क्लिनिकल पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कर्टाजीनर सिंड्रोम। इसका ट्रायड होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस, साइटस इन्वर्टस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, जी आप याद रखिएगा। एयरवे स्मूथ मसल एक्सटेंड टू एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक अच्छी खासी वो होती है, स्मूथ मसल होती है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। ये हो गया हमारा कंडक्टिंग जोन। उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन लंग पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट एंड सेक, पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज, mostly cuboidal epithelium in respiratory bronchiole, then simple squamous cells up to alveoli, cilia terminate in respiratory bronchiole। अच्छा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जो होते हैं सीलिया नहीं होते, टर्मिनेट हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। अल्वेलर मैक्रोफेजेस क्लियर डेब्रिस एंड पार्टिसिपेट इन इम्यून सिस्टम, ये एक अच्छी सी पिक्चर बनाई हुई है। कंडक्टिंग जोन में आता है ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई तक की कार्टिलेज आ रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो मतलब डिवाइड होके स्मॉल एयरवे बनते हैं। ब्रोंकाई तक कौन सा एपिथेलियम है, ये देखें यहाँ से, सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनर एपिथेलियम, और यहाँ पे स्मूथ मसल भी होता है और कार्टिलेज भी होता है। बाकी जो होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जो होता है सिंपल सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है और स्मूथ मसल होता है। यहाँ पे जो होते हैं क्लब सेल होते हैं और यहाँ पे जो होते हैं गोबलेट सेल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। सही है, यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कार्टिलेज नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में जो होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जो होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। यहाँ पे सीलिया नहीं होते, मतलब कम ही होते हैं। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और स्मूथ मसल होता है पर बिल्कुल दूर दूर पड़ा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। उसके बाद आता है एल्वुलर सेक। एल्वुलर सेक में जो होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट एंड एल्वुलर मैक्रोफेजेस। अच्छा, इनके सराउंडिंग में कैपिलरीज होती हैं। सही है, ये हमारा हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके बाद आते हैं एनाटमी। एनाटमी मैंने आपको बताया, राइट लंग हैज़ 3 लोब, लेफ्ट लंग हैज़, एक ट्रिक लिखी हुई है, लेफ्ट हैज़ लेस। लेफ्ट में 2 लोब होते हैं और राइट में 3 लोब होते हैं। लेफ्ट में जो होता है लिंग्यूला होता है, होमोलोगस टू मिडिल लोब। इंस्टीड ऑफ मिडिल लोब, लेफ्ट लंग हैज़ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। मिडिल लोब, लेफ्ट साइड जो होता है मिडिल लोब की जगह हार्ट ने ऑक्यूपाई की हुई होती है। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, कोराइना का मैंने रिलेशन आपको बता दिया, ये होता है कोराइना। जैसे ट्रेकिया यहाँ पे आ रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई में जहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको कहते हैं क्राइना, इसको। सही है, ये इसके एंटीरियर जो होता है असेंडिंग एओर्टा, और इसके इनसर्किल करके पीछे की तरफ चली जाती है डिसेंडिंग एओर्टा। मतलब हम कहेंगे कि इंटीरियर साइड क्रेने के इंटीरियर असेंडिंग एओर्टा होती है और पोस्टीरियर साइड डिसेंडिंग एओर्टा होती है। ये रिलेशन इतने याद रखने वाले नहीं है, पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ पे जैसे रिलेशन लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस का, रेल्स का निमोनिक है,
राइट इज राइट एंटीरियर, लेफ्ट सुपीरियर। अच्छा, राइट पल्मोनरी, राइट जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो उस ब्रोंकस के एंटीरियर होती है, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकस के सुपीरियर होती है। सही है, रेल्स आप याद रखिएगा। राइट इज़ एंटीरियर, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा है, राइट इज़ एंटीरियर, लेफ्ट इज़ सुपीरियर। क्राइना की मैंने आपको बता दिया रिलेशन। उसके बाद राइट लंग इज़ मोस्ट कॉमन साइड, मोस्ट कॉमन उसमें इन एस्पायरेशन हो सकती है जब कोई भी सुपाइन पोजीशन में हो या अपराइट पोजीशन में हो, तब लोअर लोब में जाएगा। अगर प्रोन पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हो तब अपर लोब में जाएगी। सही है। ये मैंने आपको फिशर बता दिए थे। ये यहाँ पे हॉरिजेंटल फिशर है और यहाँ पे ये ओब्लिक फिशर है। सही है। और लेफ़्ट साइड जो होता है एक ही फिशर होता है, ओब्लिक फिशर। यहाँ पे लिंगुला लिखा हुआ है, ये देखें। मिडिल लोब जो होता है हार्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, और यहाँ पे एक टंग शेप स्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम लिंगुला कहते हैं। ये पोस्टीरियर